सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ITCS जो कि यूनिट 1 है बीटेक के थर्ड ईयर का। ओके। इस वीडियो में हम जो है सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे, बिल्कुल आसान, इजी, एकदम आसान लैंग्वेज में, इजी वर्ड में है। ओके। तो इस नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ए स्टेट इन एंशियंट इंडिया। ओके, एंशियंट इंडिया में स्टेट्स क्या होते हैं। ओके, इन एंशियंट इंडिया अ स्टेट वाज अ सिस्टम वेयर अ किंग रूल्ड ओवर द पीपल। ओके, एंशियंट इंडिया में जो है स्टेट एक ऐसा सिस्टम था जहाँ पे राजा क्या करते थे, लोगों के ऊपर रूल करते थे विथ लॉस, कानून के हेल्प से। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से, आर्मी की हेल्प से, एंड वहाँ पे क्या करते थे, टैक्स वसूल के। ओके, तो इसकी मदद से क्या करते थे, लोगों के ऊपर वो रूल करते थे। इट स्टार्टेड विद स्मॉल फैमिली ग्रुप्स एंड ग्रू इनटू किंगडम। अब ये क्या है कि छोटे छोटे परिवार से, मतलब एक छोटे छोटे फैमिली से होके जब धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा तो लास्ट में जाके क्या हुआ, एक इससे किंगडम बना, एक मतलब एक राज्य बना, एक एम्पायर खड़ा हो गया, एक साम्राज्य बन गया। ओके, लाइक दिस मौर्य एंड गुप्ता, जैसे कि एक मौर्य का साम्राज्य, गुप्ता का साम्राज्य। ओके, अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओके, ऐसे कौन कौन सी थ्योरी है जहां से, जिससे जो है स्टेट का ओरिजिन हुआ, उसको समझते हैं। पहली थ्योरी है अपना यहाँ पे एवोल्यूशन थ्योरी। ये क्या बोलती है, सेज द स्टेट डेवलप स्लोली एंड नेचुरली ओवर टाइम। मतलब कि ये जो स्टेट है वो धीरे 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 बने, मतलब स्लो स्लो प्रोसेस से बने, नेचरली बने हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से आए और एक स्टेट बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें टाइम लगा है, धीरे धीरे बने। अब बना कैसे है, इट स्टार्टेड फ्रॉम फैमिली। ओके, पहले एक परिवार, छोटे से परिवार से शुरू हुआ। ओके, फिर उसके बाद उसको किस में, उसमें बना एक, उसके बाद बनता है क्लैन में। परिवार से जाता है, फिर क्लैन बनता है। क्लैन का क्या मतलब होता है, क्लैन का मतलब होता है कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज। ओके, स्मॉल ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता है जो कि ट्राइब में रहते हैं। ट्राइब का क्या मतलब है, एक बड़ी ग्रुप होती है। ट्राइब जो है एक बड़ी ग्रुप होती है। इसमें क्या होता है, लोग अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को शेयर करते हैं। तो पहले फैमिली आया, उसके बाद क्लैन आया। क्लैन जो है ट्राइब में होता है। ओके, उसके बाद ट्राइब आया, उसके बाद किंगडम बना। इसमें क्या है, एक प्रोसेस लगा, स्लो प्रोसेस है। ओके, तो कहने का मतलब है कि एक अचानक से नहीं बन गया स्टेट, इसमें जो है धीरे धीरे स्लो प्रोसेस के थ्रू बना है। एज पीपल लिव टुगेदर दे नीड रूल। अब जाहिर सी बात है, जब लोग जो है साथ साथ रहेंगे, काफी लोग हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका वहाँ पे एक रूल की आवश्यकता होती है। मतलब कि लोग सही से रह पाए, वहाँ पे एक रूल बनाने की जरूरत होती है। एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ डेट टू ऑर्गेनाइजेशन। अब वहाँ पे एग्रीकल्चर होगा, लोग अच्छे से रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसको जो है चलाने के लिए किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत तो पड़ेगी। लीडरशिप कम एज द वर्क गॉट डिवाइडेड। ओके, जब काम का डिवीजन हुआ तो वहां से क्या हुआ, एक लीडरशिप का फॉर्मेशन, मतलब वहां एक लीडरशिप की जरूरत पड़ी। और जब अलग अलग काम डिवाइड होगा तो उनको अच्छी तरीके से ऑपरेट करने के लिए वहां पे लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। इंडियन विलेजेस एंड किंगडम आल्सो ग्रू इन दिस वे। अब जैसे इसी तरीके से इंडियन विलेजेस और किंगडम भी इसी तरीके से वो धीरे धीरे क्या हुए, ग्रो हुए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ थ्योरी क्या होती है। सेज द स्टेट वर क्रिएटेड बाय फोर्स और वार। इसमें क्या होता है कि ये इसके फोर्स थ्योरी बोलती है कि इसमें जो है, जो स्टेट का फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, बाय फोर्स या फिर वॉर, मतलब कि जबरदस्ती कह सकते हो, जबरदस्ती बनाया गया या फिर लड़ाई के दम पे युद्ध लड़ा गया। ओके, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पीपल और ट्राइब्स कंक्योर्ड अदर। जो मजबूत लोग होते थे, जो स्ट्रांग लोग होते थे, और जो ट्राइब्स, मतलब कि एक बिग ग्रुप होता है। ट्राइब क्या होता है, एक लार्ज ग्रुप होता है जिसमें नंबर्स ऑफ पीपल होते हैं, उसमें जो है अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने लैंग्वेज को शेयर करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो ट्राइब्स हो गए। और जो स्ट्रांग पीपल हो गए, ये लोग क्या करते थे, जो मतलब कमजोर होते थे, वीक लोग होते थे, उनको उनके ऊपर ये क्या करते थे, अपना आधिपत्य कर लेते थे। मतलब कि उनको टेक ओवर कर लेते थे और उस पे जो है खुद जो है रूल करने लग जाते थे। द किंग रूल्ड यूजिंग पावर एंड आर्मी। अब उसके बाद तो उसमें क्या करता था, राजा किस तरीके से रूल करता था, राजा जो है अपने पावर का यूज करके और अपनी आर्मी का यूज करके वो भी जो है रूल करता था। पीपल वर फोकस्ड टू ओबे। पीपल वर फोर्स टू ओबे। ओके, फिर उसमें जो कमजोर लोग होते थे, जो जो उनके अंडर में आ जाते थे, तो उनको फोर्स किया जाता था कि जो उनके ओबे, मतलब उनकी आज्ञा माने, जो ऑर्डर दे रहे हैं उसको फॉलो करें। ओके, उसके बाद आता है मैनी इंडियंस एम्पायर एक्सपेंडेड थ्रू वॉर्स। अब
इंडिया में जो बहुत सारे ऐसे साम्राज्य हैं जो कि वार के थ्रू एक्सपैंड हुए हैं, उनका जो है विस्तार जो है लड़ाई लड़ने के बाद हुआ है, जैसे कि हो गया मौर्य साम्राज्य। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मिस्टिकल थ्योरी। मिस्टिकल थ्योरी क्या मतलब है? मिस्टिकल का मतलब है डिवाइन। ओके, एक डिवाइन मतलब कि कह सकते हो अम, एक एक मतलब वो गॉड से रिलेटेड वर्ड बनता है, मतलब एक स्पिरिचुअल समझ के ऐसा कुछ है, एक पावर है। ओके, डिवाइन पावर बोलते नहीं वैसा मिस्टिकल थ्योरी। इस सेज स्टेट द किंग वर क्रिएटेड बाय गॉड। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताता है कि जो राजा है वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। ओके, किंग वॉज सीन एज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव, और राजा को लोग एज अ गॉड रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, मतलब कि भगवान के द्वारा भेजा गया इंसान, जिसके थ्रू लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को उससे उससे मतलब किंग से कहेंगे, और किंग जो है गॉड को कहेगा, कुछ ऐसा माना गया है लोगों का। ओके, इस थ्योरी में पीपल फॉलोड दिस किंग एज अ रिलीजियस ड्यूटी। ओके, लोग इस राजा को एज अ रिलीजियस ड्यूटी की तरह फॉलो करते थे। ओके, एंशियंट टेक्स्ट लाइक रामायण सपोर्ट दिस। अब जैसे प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन में बोला गया कि जो प्राचीन की वो पुस्तकें थी, जैसे कि रामायण है, एक धार्मिक ग्रंथ है, वो बोल रहे हैं कि मिस्टिकल थ्योरी में बोल रहा है कि वो इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो है किंग जो है राजा भगवान के द्वारा बनाया गया है, और वो क्या है कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, किंग लाइक रामा वॉज कंसिडर डिवाइन, जैसे कि इसमें बोल रहे हैं कि भगवान राम को भी एक डिवाइन माना गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है। सेज द स्टेट वाज मेड थ्रू एन एग्रीमेंट अमंग पीपल। ये कहता है कि लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके उसकी और उनके अग्रीमेंट के बेस पर स्टेट बना। अब एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट हुआ? एग्रीमेंट मतलब कि लोगों की सेफ्टी देगा। ओके, जिसके साथ मतलब एग्रीमेंट हुआ, जो उस पर रूल करेगा, वो क्या करेगा? लोगों की सेफ्टी देगा, उनको जो उनके बेसिक नीड्स है उनको पूरा करेगा। ओके, उनको शेल्टर देगा, जो भी चीजें उनको लोगों को चाहिए वो प्रोवाइड कराएगा, और उसके बाद क्या करेगा? उनके ऊपर वो रूल करेगा। ओके, सो पीपल वांटेड टू सेफ्टी। ओके, उनको सेफ्टी चाहिए तो वो उनको चूज करते हैं। सो 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 दे चूज अ रूलर टू प्रोटेक्ट देम। फिर वो क्या करते हैं? अपने रूलर को चूज करते हैं। ओके, बोथ रूलर एंड पीपल हैड ड्यूटी, दोनों के पास अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं। इंडियन बुक अर्थशास्त्र सपोर्ट दिस। अब कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को हमारे भारतीय एक पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र बोला जाता है, वो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को सपोर्ट करती है। ओके, आगे बढ़ते समझते हैं स्टेजेस ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में स्टेज फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, उसके स्टेजेस को समझते हैं। ओके, सबसे पहला स्टेज है ट्राइबल मिलिट्री डेमोक्रेसी। ये क्या बोलता है? अर्ली सोसाइटी वर ट्राइबल, पीपल लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप और ट्राइब्स। जो पहले की सोसाइटी थी वो ट्राइबल थी, मतलब कि पीपल लोग जो थे वो स्मॉल ग्रुप में रहते थे या फिर ट्राइब्स में रहते थे, उनका ग्रुप स्मॉल था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? वो इवॉल्व हुआ, वो बड़ा हुआ। ओके, लीडर वर चूजन बेस्ड ऑन ब्रेवी और विजडम। और यहाँ पे जो है जो लीडर का चुनाव हुआ, मतलब कि कौन हम उनके जो है ट्राइब को, उनके ग्रुप को कौन चलाएगा, तो उसमें जो लीडर का किस तरीके से चूज किया गया, उनके ब्रेवरी मतलब वो कितने बहादुर है, और उनके विजडम मतलब वो कितने बुद्धिमान है, उनकी बुद्धिमत्ता को चेक करके और वो कितने बहादुर है, इसके बेस पे क्या किया जाता है? लीडर को चूज किया जाता है। डिसीजन वर टेकन बाय ट्राइबल असेंबली, और यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है वो ट्राइबल असेंबली के द्वारा लिया जाता है, नॉट बाय किंग, राजा के द्वारा नहीं लिया जाता। ओके, एवरीवन हैड से इन इम्पोर्टेंट मैटर। ओके, कोई अगर इम्पोर्टेंट मैटर है तो सबको उसमें बोलने का मौका दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा जो है स्टेज क्या है? ब्रेकअप ऑफ ट्राइबल पॉलिटी। ब्रेकअप ऑफ ट्राइबल पॉलिटी से क्या मतलब है? ट्राइब स्टार्टेड ग्रोइंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। अब जब धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे ट्राइब, मतलब बढ़ने लगे, तो ये क्या कर लेंगे? ट्राइब्स जो है ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे। ओके, जब आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगे तो इससे क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे तो दूसरा ही उसका बेनिफिट लेगा। तो इसमें क्या हुआ? अब इसमें ये हुआ कि उसमें जो राजा है या फिर कह सकते हैं ट्राइबल का जो लीडर है वो और भी पावरफुल हो गया, एंड जो है वो क्या करने लगा? सबके ऊपर रूल करने लगा। जाहिर सी बात है, जब दो लोग लड़ेंगे तो उसमें से जो तीसरा होगा उसको बेनिफिट होगा, वो आपके ऊपर रूल करेगा। तो यही हुआ। उसके बाद बात आती है ट्राइबल डेमोक्रेसी स्टार्टेड ब्रेक डाउन, और फिर उसके बाद जो ट्राइबल की जो डेमोक्रेसी थी वो टूटना शुरू हो गई। जब आपस में लड़ने लगे तो टूटना शुरू हो गई। स्टार्ट चीफडम एंड स्मॉल किंगडम। अब वो टूट के जो है धीरे धीरे चीफडम में होने लगी और छोटे छोटे राज्य बनने लगे। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की,
फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेज स्टेट, इसमें क्या होता है, पुअर किंगडम, ओ सॉरी, प्रॉपर किंगडम फाउंड विद किंग्स, मिनिस्टर, आर्मीज एंड टैक्सेस। अब इसमें बोला जा रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेज स्टेट में अगर एक कोई प्रॉपर किंगडम है, मतलब अगर कोई एक प्रॉपर किंगडम बनाना है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। और किस तरीके से एक प्रॉपर किंगडम फॉर्म्ड होता है, उसमें फॉर्म करने के लिए उसको उसमें एक अच्छा सा राजा होना चाहिए जो कि डिसीजन मेकिंग पावर हो, बहादुर हो, मतलब ब्रेव हो, विजडम हो, बुद्धिमान हो। ओके, एक राजा होना चाहिए, उसको उसके राजा के साथ उसके साथ एक अच्छा सा मंत्री होना चाहिए, एक नहीं मतलब उनके मंत्री का जो है एक ग्रुप होना चाहिए एडवाइजरी का। उसके बाद उनके पास काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग आर्मीज होनी चाहिए, उसके बाद वो टैक्स भी वसूल कर सके। तो ये सारी चीज़ अगर चीज़ें हैं तो एक अच्छा जो है किंगडम बन सकता है। रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिकम ऑर्गेनाइज, जिससे क्या होगा, रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑर्गेनाइज तरीके से चलेगा। एग्जाम्पल जैसे हो गया मगध एंड कोसला किंगडम, जैसे कि इसका एक बढ़िया और सटीक एग्जाम्पल है मगध का राज्य और कोसला किंगडम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं मौर्य फेज क्या है। ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन, मौर्य फेज में क्या है, मौर्यन एम्पायर वॉज द फर्स्ट लार्ज एम्पायर। ओके, मौर्य का जो एम्पायर था वो सबसे पहला और सबसे बड़ा एम्पायर था, मतलब सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे पहला। ओके, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल फ्रॉम द कैपिटल, ओके, ये जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल था हमारे, मतलब कि इनके पास सारी की सारी पावर थी। ओके, फ्रॉम द कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, जैसे कि अपन उनके कैपिटल से जो है उनका जो कैपिटल था, जैसे कि जिसका नाम है पाटलिपुत्र। ओके, Emperor Ashoka and Chandragupta used officers and spices to control the empire। ओके, एम्परर जैसे अशोक हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, तो ये क्या करते थे, ऑफिसर का एंड स्पाइस का जो है क्या करते थे, स्पाइसेस मतलब आई थिंक होता है कि वो जो खुफिया जानकारी लाते हैं वो। ओके, तो ये ऑफिसर और स्पाइसेस का यूज करते थे, किस लिए, अपने अपने जो है एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए, अपने एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों लोग ऑफिसर्स और स्पाइसेस का यूज करते थे, अशोका और चंद्रगुप्ता। उसके बाद आता है एवरीथिंग वाज सेंट्रली प्लान्ड, मतलब सारी की सारी चीजें सेंट्रली प्लान होती थी, मतलब एक जगह पे। ओके, जहाँ जो उनके सेंटर में जहाँ पावर होता था, मेन जो किंग होता था, जो सारे के सारे मतलब कि एम्पायर को लीड करता था, वहीं सारी चीजें क्या होती थी, प्लान होती थी। आगे बढ़ते समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है पावर का डिवीजन हो जाना, मतलब कहीं एक सेंटर में पावर ना होना, सबको सबका अपना अपना पावर दे देना, वही बताया गया। आफ्टर मौर्याज बिग एम्पायर ब्रोक इनटू स्मॉल किंगडम, मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ, जो बड़े बड़े अंपायर थे, वो जो बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्य में टूट गए। ओके, किंग गेव मोर पावर टू लोकल रूलर, अब इसमें क्या हुआ कि राजा जो है लोकल रूलर को ज्यादा पावर दे दी है कि तुम अपने राज्य में जो जो इश्यूज है, जो जो प्रॉब्लम्स है, तुम अपना देखो, ये लोग अपना देखें, मतलब हर एक राज्य को उनके उनका उनका पावर दे दिया गया कि तुम अपने जो इश्यूज अफेयर्स है तुम लोग खुद ही सॉल्व करो। ओके, लेस कंट्रोल फ्रॉम सेंटर, मतलब अब सेंटर में क्या हो गया, कंट्रोल लेस हो गया, मतलब सारे किंगडम का कंट्रोल नहीं रहा, मतलब वो अपना है, सब 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 जो है अपना अपना जो है कंट्रोल रखे हैं। ओके, अपने अफेयर्स सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी। अब प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी क्या होता है, ये जो बेसिकली प्रोटो फ्यूडल पॉलिटी है, ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करती है। ओके, ड्यूरिंग गुप्ता रूल के समय क्या था, लैंड वॉज गिवन टू ऑफिशियल इंस्टेड ऑफ सैलरी। ओके, लैंड जो है क्या, लैंड को जो है ऑफिशियल को क्या किया जाता था, जमीन दे दी जाती थी सैलरी के बजाय। ओके, इसमें क्या होता था, जो ऑफिशियल्स थे उनको जमीन दे दी जाती थी बजाय सैलरी की। ओके, दीज ऑफिशियल्स एक्ट लाइक अ लोकल किंग, ये ऑफिशियल जो है एक लोकल किंग की तरह एक्ट करते थे। दिस सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटो फ्यूडलिज्म, और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रोटो फ्यूडलिज्म। ओके, इट लेड टू लेस सेंटर पावर, ये जो है कहीं ना कहीं एक लेस सेंटर पावर को बताता है, एंड मोर लोकल कंट्रोल, और लोकल कंट्रोल पे ज्यादा पावर दिखाता है। ओके, अब बात करते हैं किनशिप इन एंशिएंट इंडिया। ओके, एंशिएंट इंडिया में किनशिप से क्या मतलब है, इन एंशिएंट इंडिया द किनशिप वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द स्टेट। ओके, एंशिएंट इंडिया में प्राचीन भारत में किनशिप जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था स्टेट का, जैसे कि ही वाज द सेंट्रल रूलर एंड हैड मैनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज, और वो क्या था कि वो सेंट्रल रूलर था और उसके पास जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज होती थी। व्हाट द किंग डिड, अब इसमें राजा करता क्या था, प्रोटेक्ट द किंगडम फ्रॉम इनेमीज। ओके, दुश्मनों से अपने राज्य को बचाता था,
आउटसाइड एंड इनसाइड, मतलब बाहरी की साइड भी, बाहर भी और अंदर भी, दोनों तरह से दुश्मनों से अपने राज्य को प्रोटेक्ट करता था। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी में लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करता था, सो दैट कि सारी चीजें स्मूथली रन हो, सारी चीजें स्मूथ तरीके से चले। ओके, उसके बाद मेक श्योर पीपल फॉलोड रूल एंड लिव्ड पीसफुली, और ये इंश्योर कराता था कि सब लोग जो है रूल को फॉलो करें और शांति पूर्वक जो है रहें राज्य में। हेल्प बोथ रिच एंड पुअर, ट्रीटेड ऑल फेयरली। ओके, दोनों की मदद करता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक इक्वल व्यवहार करता था, फेयर तरीके से ट्रीट करता था। ओके, कौटिल्य सप्तांग थ्योरी। अब कौटिल्य सप्तांग थ्योरी क्या है ये समझते हैं। कौटिल्य का मतलब है चाणक्य, जो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा चाणक्य, उनका नाम जो है कौटिल्य भी था। ओके, कौटिल्य, जिसको लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं। अ ग्रेट थिंकर, ये इनको जो है एक ग्रेट थिंकर के नाम से जाना जाता है, मतलब कि इनकी सोचने की क्षमता मतलब बहुत ही हाई लेवल की थी। एंड ओके, इनका कहना है किंगडम हैज 7 इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब अगर कोई राज्य है तो उसके उसमें क्या है, 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कौन कौन से, जिसे जो है 7 लिम्स कहा जाता है। अगर जिसमें 7 लिम्स होगा, जो 7 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उन 7 इंपॉर्टेंट पार्ट को बोला जाता है 7 लिम्स। और उसको अगर बात करें तो कौन सी थ्योरी है, उसको नाम दिया गया सप्तांग थ्योरी। ओके, अब बात करते हैं, इसको हम देखेंगे, अलग से देखेंगे जो है सप्तांग थ्योरी क्या होती है। उसके बाद बात करें, अमंग देम द किंग वॉज द हेड। ओके, अगर ये जो 7 पार्ट हैं, इन सातों पार्ट में से जो राजा है वो क्या है, सबका हेड है। ओके, लाइक द ब्रेन ऑफ स्टेट, उसको जो है स्टेट का ब्रेन माना जाता है। ओके, आइडियल किंग। अब किंग का आइडियल क्या है, मतलब शुड बी एक्टिव। आइडियल क्या होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। ओके, शुड बी एक्टिव, काइंड एंड वाइज। अगर एक अच्छा राजा है तो वो एक अच्छे राजा का गुण क्या है, वो एक्टिव होना चाहिए। ओके, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो उसको तुरंत उसका सोल्यूशन निकाले। और वो काइंड होना चाहिए, मतलब कि लोगों के प्रति वो दयावान होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आ रही, पीड़ा हो रही, तो उसको उनके प्रॉब्लम को समझे और उसका सोल्यूशन निकाले। एंड वाइज, और बुद्धिमान होना चाहिए। ट्रेजेडी में या फिर कह सकते हैं इमरजेंसी में, अगर कोई सिचुएशन आती है तो एक जो है फेयर डिसीजन ले सके। ये सारी की सारी क्वालिटी एक राजा में होनी चाहिए। नॉट लेजी और क्रूअल, आलसी और एकदम क्रूर नहीं होना चाहिए। एम टू बिकम चक्रवर्ती, मतलब उसका जो एम है एक चक्रवर्ती बनने का एम होना चाहिए। चक्रवर्ती का मतलब होता है एक ऐसा राजा जो कि पूरे दुनिया पे राज कर सके, एक मतलब एक न्याय के साथ। ओके, एक न्याय के साथ एक शासन, एक न्याय प्रिय राजा की तरह जो है पूरे दुनिया पे राज कर सके, उसको क्या कहते हैं, चक्रवर्ती। तो किसी भी राजा का क्या एम होना चाहिए कि वो चक्रवर्ती बने। ओके, इन सम रिलीजियस, कुछ ग्रंथों, इन सम रिलीजियस स्टोरी, कुछ जो है धार्मिक स्टोरी में बताया गया है, जैसे किंग्स वर सीन एज ए डिवाइन और गॉड। कुछ ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं जिसमें बताया गया है कि और राजा को एज ए डिवाइन, ओके, या फिर कह सकते हो एज ए भगवान की तरह माना गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एग्जांपल, जैसे कि मौर्यन किंग हो गया, एंड लाइक अशोका ट्राई टू फॉलो दीज आइडियाज। ओके, मौर्य किंग में मौर्य के समय के जो राजा होते थे और अशोक के समय के जो राजा होते थे, वो इन आइडियल्स को फॉलो करते थे, सो दैट कि वो अपने किंगडम के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को देखभाल कर सके और अपने राज्य में एक शांति स्थापित कर सकें। ओके, अब आगे बढ़ते सकते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे हम देखे थे ना कौटिल्य के थ्योरीज जो सप्तांग थे, अब उसको हम डिटेल में देखते हैं। अब कौटिल्य सप्तांग थ्योरी बताया गया है। कौटिल्य सेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेट इज लाइकली लाइक अ बॉडी विद 7 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मतलब कोई अगर स्ट्रॉन्ग स्टेट है तो उसके में जो है अगर ये 7 पार्ट्स हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है। कौन सा, पहली बात तो राजा उसका होना चाहिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वामी। ओके, अब राजा कौन होता है, वो रूलर जो रूल करता है उस स्टेट पे। ओके, द हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का हेड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रूलर। ओके, मस्ट बी वाइज, वो बुद्धिमान होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, एंड केयरफुल फॉर पीपल, लोगों को लिए केयर होना चाहिए, मतलब वो लोगों की केयर करे। ओके, उसके बाद आता है अमात्य। अमात्य किसे कहते हैं, मिनिस्टर। ओके, जो पहले राजा के साथ जो मिनिस्टर होते थे, मंत्री होते थे, उनको क्या बोला जाता था, अमात्य।
ये कौन होते हैं? ये एडवाइजर्स होते हैं, ऑफिस एंड ऑफिशियल्स। ओके, ये ऑफिशियल एडवाइजर्स होते थे जो राजा को हेल्प करते थे उनके गवर्नमेंट, मतलब उनकी सरकार चलाने में, उनकी इम्परर, उनके राज्य को चलाने में राजा की हेल्प करते थे, उनको डिसीजन लेने में, राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें वो राजा को अपडेट कराते थे। उसके बाद आता है जनपद। ये क्या होता है? टेरिटरी एंड पीपल, मतलब जो जमीन हो गई, लोग हो गए, उसको क्या कहते हैं? जनपद। लैंड एंड इट्स पीपल। अ स्ट्रॉन्ग स्टेट नीड्स हैप्पी पीपल एंड गुड लैंड। अगर एक अच्छा स्टेट है तो उसको क्या जरूरत होती है? उस स्टेट में एक अच्छे लोग जो हैं, जो लोग रह रहे हैं वो अच्छे से खुशी से रहें। और गुड लैंड, गुड लैंड से क्या मतलब है? कि जो सारी की सारी रिसोर्सेज उनको चाहिए एक अच्छे जमीन पे जो रिसोर्सेज होती हैं, लाइक वाटर, एयर, ओके, और जो चीज़ें नेसेसरी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग क्या मतलब है? जिसको फोर्ट बोला जाता है। फोर्ट, दुर्ग का मतलब जो पहले के राजा होते थे उनका जो महल होता था, ओके, जो जो किला होता था उसी क्या बोलते थे? दुर्ग। अब इसका क्या क्या मतलब है? फॉर फोर्ट और कैपिटल सिटी, ओके, राजधानी की जो शहर होती थी या फिर फोर्ट कह सकते हो। इट प्रोटेक्ट द किंग एंड पीपल ड्यूरिंग वार। अब ये क्या करता था? लोगों को और राजा को क्या करता था? वार के टाइम पे प्रोटेक्ट करता था। ओके, होता क्या था कि जब वार होता था तो जो अटैकर्स थे, मतलब कि जो एनिमी थे, दुश्मन थे, वो जो है कोशिश करते थे कि जो किले पे अटैक करें। अब इसमें किला कैसे प्रोटेक्ट करता था? किला किला के अंदर से एक जो है, एक कह सकते हो कि गुप्त द्वार होता था, गुप्त जो है वहां से रास्ता होता था, और उसके थ्रू लोग क्या करते थे? अगर किले में जितने लोग मौजूद हैं वहां से निकल जाते थे। ओके, इस तरीके से वो प्रोटेक्ट करता था। अब बात करते हैं कोसा क्या होता है। कोसा मतलब ट्रेजरी। ओके, पहले राजाओं के पास क्या होता था? एक होता नहीं, मतलब कोसा घर होता है, वहां पे क्या होता था? वो सारे के सारे अपने धन दौलत वहां पे इकट्ठा करके रखते थे, तो उसे क्या बोलते हैं? कोसा। ओके, जिसको वो जो बोला गया है जिसमें मनी एंड रिसोर्सेज, मनी और रिसोर्सेज को क्या बोला गया है? कोसा। अगर बात करें तो ट्रेजरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धन दौलत। ओके, यूज फॉर आर्मी पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जिसका पैसों का यूज क्यों किया जाता था? आर्मी को चलाने के लिए। ओके, अगर वॉर हो रहा है तो आर्मी तो ऐसा तो चलेगी नहीं, उनको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएंगे तभी चलेगी। ओके, तो आर्मी के लिए यूज किया जाता था उस पैसे का। पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए यूज किया जाता था। और उसके बाद जो है राज्य के डेवलपमेंट के लिए। आगे बढ़ते समझते हैं दंडा। दंडा मतलब क्या है? आर्मी। और जो आर्मी है उसको क्या बोलते हैं? दंडा। सोल्जर्स एंड पुलिस को क्या बोलते हैं? दंडा। अब दे डिफेंड द स्टेट एंड कीप पीस। ओके, ये क्या करते थे? स्टेट को डिफेंड करते थे। ओके, डिफेंड करते थे लोगों से, एनिमी से, और फिर जो अटैकर्स हैं उनसे क्या करते थे? अपने स्टेट को डिफेंड करते थे, और जो है शांति जो है स्टेट में बनी रहे ये इंश्योर करते थे। अब बात आती है मित्र। ये क्या होता है? मित्र को जो बोलते हैं अलाई बोलते हैं इसको, मित्र। ये कौन होते हैं? फ्रेंडली नेबरिंग रूलर्स, मतलब आपके, मतलब राज्य के बगल के जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो है जो दोस्ती का संबंध है उनको कहते हैं मित्र। ओके, ये क्या करते हैं? वार के टाइम पे या फिर बिजनेस के टाइम पे ये जो है जिस राज्य में जिस राज्य से वार चल रहा है उसके आरी बगल वाले राज्य जो है आके इनकी जो है हेल्प करते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्री परिषद। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर क्या होता है? इन एंशियंट इंडिया, ओके, प्राचीन भारत में क्या था? द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर वाज अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर। ये क्या था? एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स था, मतलब हु हेल्प द किंग रन द किंगडम, जो राजा को हेल्प करते थे कि सो दैट कि वो अपना किंगडम चला सके। ओके, की पॉइंट के बाद समझते हैं इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस। ये जो एडवाइजर का ग्रुप था वो गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। द किंग टुक एडवाइस फ्रॉम द काउंसिल बिफोर टेकिंग बिग डिसीजन। राजा क्या करता था? एक बड़ा निर्णय लेने से पहले क्या करता था? अपने जो एडवाइजर्स थे, जो उनके मंत्री लोग थे, उनसे क्या करता था? पहले उनसे सलाह लेता था, क्या ये डिसीजन लेना सही है, हमारे राज्य के हित में होगा? ये सारी सारी चीजें जो कंफर्म हो जाती थी उनसे, जो वो मंत्री लोग बोल देते थे हाँ ये सही है, राज्य के हित में है, तब वो क्या करता था? डिसीजन लेता था। ओके, डिसीजन लेने पे से पहले उनसे क्या करता था? एडवाइस लेता था। सिलेक्टेड बाय मेरिट। अब मंत्री जो है, राजा के राज्य में एक मंत्री का सिलेक्शन कैसे होता है ये समझते हैं। मिनिस्टर वर चूजन फॉर देयर विजडम, ऑनेस्टी एंड स्किल। अब मिनिस्टर को उनके बुद्धिमानी के हिसाब से चूज किया जाता था कि कितना बुद्धिमान है ये है। ओके, और उसके अंदर कितनी ईमानदारी है, उसके अंदर क्या क्या कौशल है, उसके आधार पे उसको चुना जाता था। जैसे कि कोई मान लीजिए आदमी है, उसको जो है पैसा गिनने में जो है मतलब रुचि है, या फिर कह सकते हैं देश की
इकोनॉमी को लेके जानकारी है या फिर अर्थशास्त्र को लेके जानकारी है, तो उसके आधार पे उसका सिलेक्शन होता था। नॉट जस्ट टू एग्री विद द किंग, केवल ऐसा नहीं होता था कि जो राजा की बातों से एग्री करता है उसके बेसिस सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि विजडम हो गया, ऑनेस्टी हो गया, स्किल हो गया। अगर ये सारी क्वालिटी हैं तो मैं उससे क्या होता था, एक मिनिस्टर का, एडवाइजर का क्या होता है, एडवाइजरी का सिलेक्शन होता था। अब ये क्या होता है, इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक मंत्री परिषद होता है, एक मंत्रणा होता है। अब मंत्री परिषद क्या होता है, फुल काउंसिल होता है, इसमें लार्ज ग्रुप होते हैं। जब देखिए पहले पहले के टाइम में जब राजा जो है गद्दी पर बैठा था तो क्या होता था, जब सीट पे बैठता था तो एक सभा होती थी, ओके, उसमें बहुत नंबर ऑफ लोग आते थे, जैसे कि लगभग कम से कम 150-200 लोग। वो क्या होता था, वो मंत्री परिषद होता था, ओके, फुल काउंसिल होता था, लार्ज ग्रुप होता था। और मंत्रणा क्या हुआ है, मंत्रणा जो है एक कोर ग्रुप है, मतलब कि राजा के जो एकदम क्लोज लोग हैं, 3 से 4 लोग, 10 लोग जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोर ग्रुप। वो क्या करते हैं, राजा को हेल्प करते थे वॉर के टाइम पे डिसीजन लेने में, वॉर के टाइम पे जो योजनाएं बनाने में, प्लान बनाने में, ओके। और फिर जो जो भी ये फिर कह सकते हो कि राज्य के इंटरनल कामों में इनका जो है सहयोग होता था। इनके थ्रू जो है वो राजा बात करते थे। उसके बाद आता है की मेंबर कौन कौन थे, कौन होते हैं, इंक्लूड द प्राइज। अब इसमें मंत्री परिषद में या फिर मंत्रणा में कौन, इसमें कौन कौन की मेंबर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला हो गया कि प्रीस्ट, मतलब जैसे कि पुरोहित हो गया, आर्मी चीफ, सेनापति हो गए, एंड क्राउन प्रिंसेस मतलब युवराज हो गए। ये सारे के सारे क्या है, एक जो है की मेंबर है जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इंडिपेंडेंट पावर, इसका क्या मतलब है, इन सम केस लाइक ड्यूरिंग द मौर्य एम्पायर, ओके, जैसे कि कुछ केस में मौर्य एम्पायर के समय द काउंसिल कुड एक्ट इवन विदाउट द कुड एक्ट इवन विदाउट द किंग, ओके। अब काउंसिल क्या करता था कि जो है एक राजा की तरह बिहेव करता था, अगर राजा ना होने पर जो है वहाँ के काउंसिल जो है एक राजा की तरह भी बिहेव किए हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशियंट इंडिया, ओके। एंशियंट इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मतलब है, मौर्यन एरा से क्या मतलब है, समझते हैं। वेल ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट विद मैनी ऑफिसर, इसमें क्या होता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता था नंबर ऑफ ऑफिसर्स के थ्रू, ओके। कौटिल्य अर्थशास्त्र मेंशन, ये जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एकदम अच्छी तरीके से मेंशन है, जैसे कि 18 तीर्थास, मतलब कि 18 जो है हाई ऑफिशियल्स होते थे, एंड 27 क्या होते थे, 27 क्या होते थे, अध्यक्ष, मतलब 27 अध्यक्ष होते थे, और 18 क्या होते थे, तीर्थास। तीर्थास का मतलब है हाई ऑफिशियल। 18 ऑफिशियल्स होते थे और 27 अध्यक्ष होते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, ओके। हैंडल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वर्क, ये लोग क्या करते थे, इकोनॉमिक और मिलिट्री वर्क को हैंडल करते थे, ओके। स्टेट कंट्रोल रिसोर्सेज, और ये जो है स्टेट के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करते थे, लाइक जो है माइंस को कंट्रोल करते थे, सॉल्ट को, फॉरेस्ट को, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन लोग का काम था, इन लोगों का, ओके। समटाइम्स डायरेक्ट लेबर, ओके, समटाइम्स डायरेक्ट लेबर, समटाइम्स लीज टू अदर, और लीज टू अदर फॉर प्रॉफिट, ओके। कभी कभी जो है डायरेक्ट लेबर यूज किए जाते थे, तो कभी कभी जो है भाड़े के जो लोग आए होते थे उनका यूज किया जाता था प्रॉफिट के लिए। इट वॉज सेंट्रलाइज सिस्टम, यह एक जो है सेंट्रलाइज सिस्टम है। ऑल पावर्स विद द किंग एंड हिज ऑफिशियल, सारा का सारा पावर जो है राजा के हाथ में होता था और उनके ऑफिशियल्स के हाथ में होता था। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पॉलिटिकल आइडिया इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में पॉलिटिकल आइडिया से क्या मतलब है, पॉलिटिकल आइडिया, पॉलिटिकल साइंस हैड मैनी नेम्स, ओके। पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत सारे नाम, डिफरेंट डिफरेंट नाम है, जैसे कि हो गया राजधर्म हो गया, उसके बाद दंड नीति हो गया, उसके बाद आता नीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सारी चीजें क्या है समझते हैं। राजधर्म से मतलब है कि ड्यूटीज ऑफ द किंग, मतलब कि राजा के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज है, उसके क्या बोलते हैं, राजधर्म बोलते हैं। और दंड नीति क्या हो गई, यूज ऑफ फोर्स, ओके। इसमें क्या होता है, फोर्स का यूज किया जाता है टू कीप ऑर्डर, ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, रूल्स को, लॉ को, ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जो है फोर्स का यूज किया जाता है, ओके, पावर का। उसके बाद आता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र क्या कहता है, इथिक्स एंड वाइज लीडरशिप, ओके, मतलब कि एक न्याय तरीके से और एक बुद्धिमानी के साथ जो है लीडरशिप होना चाहिए, लीड करे जो, ओके। अर्थशास्त्र क्या होता है, फुल गाइड और रूलिंग एंड इकोनॉमी, ओके। अर्थ मतलब कि एक जो है फुल गाइड ऑन रूलिंग एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी को रूल करने का एक जो है फुल गाइड है अर्थशास्त्र, ओके।
अब आगे समझते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी से क्या मतलब है। हिंदू आइडिया, ये जो है एक हिंदू आइडिया है। किंग्स जॉब इज टू फॉलो सनातन धर्म। इसमें क्या होता है, इसमें राजा का जो मेन रोल होता है कि वो सनातन धर्म को फॉलो करे। ओके, इंटरनल मोरल लॉ, उनका जो इंटरनल मोरल लॉ है उसको क्या करे, वो फॉलो करे। नॉट मेक न्यू रूल्स, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई नया रूल ना बनाए। बुद्धास आइडियाज फॉर रिपब्लिक, अब रिपब्लिक के लिए जो है बुद्धास के जो है कौन कौन से आइडियाज थे। ओके, होल्ड रेगुलर पब्लिक मीटिंग, मतलब रेगुलर बेसिस पे पब्लिक मीटिंग को होल्ड करो। डिसाइड थिंग्स टुगेदर, ओके, यूनिटी के साथ, लोगों के साथ मिलकर जो है जो भी चीजें होनी है उसको डिसाइड करना। ओके, फॉलो एग्जिस्टिंग लॉ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ बना है उसको फॉलो करो। ओके, सो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, अपने बड़ों का जो है प्रति जो है रिस्पेक्ट दिखाओ, आदर दो। वो प्रोटेक्ट वुमेन, वुमेन की रक्षा करो, प्रोटेक्ट करो उनका। ओके, रिस्पेक्ट रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक जगहों का जो है रिस्पेक्ट करो, स्थानों का रिस्पेक्ट करो। सपोर्ट वाइज स्पिरिचुअल पीपल, ओके, बुद्धिमान लोगों का सपोर्ट करो। ओके, उसके बाद आती है सोसाइटी इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में सोसाइटी से क्या मतलब है। ओके, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर मेन ग्रुप कॉल्ड वर्नास। ओके, सोसाइटी को जो है चार मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया एंशियंट इंडिया में, जिसे बोलते हैं वर्नास, सोशल क्लासेस। ओके, लाइफ वर डिवाइडेड इंटू फोर स्टेजेस, और लाइफ को जो है चार स्टेजेस में डिवाइड किया गया जिसको बोलते हैं आश्रम, लाइक स्टूडेंट, हाउस होल्डर। देयर वर रूल्स अबाउट मैरिज, फैमिलीज एंड ड्यूटीज। इसमें क्या होता था, मैरिज को लेके, शादी को लेके, परिवार को लेके, और जो है ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके क्या था, रूल्स बनाए गए थे। द गोल ऑफ लाइफ वॉज टू फॉलो फोर इंपॉर्टेंट एम कॉल्ड पुरुषार्थ। और हमारे पूरे लाइफ का गोल क्या होता था इसे एंशियंट इंडिया सोसाइटी में, कि हमको जो हमारा एम क्या था, एक हमको पुरुषार्थ जो है अचीव करना होता था। ओके, वांट टू फॉलो इंपॉर्टेंट एम। ओके, इंपॉर्टेंट एम को फॉलो करना होता था, जिसको कहा जाता था पुरुषार्थ। अब आगे बढ़ते समझते हैं पुरुषार्थ से क्या मतलब। पुरुषार्थ फोर एम ऑफ लाइफ। ओके, पुरुषार्थ का मतलब है लाइफ के चार एम। पहला है धर्म, ये क्या बोलता है, राइटनेस, मतलब डूइंग व्हाट इज राइट एंड इथिकल, हमको वही चीजें करनी है जो राइट है, जो सही है, बिल्कुल इथिकल है, अनइथिकल नहीं है। ओके, न्याय प्रिय है। ओके, जो जो कोई गलत काम से नहीं किया जा रहा है, एक सही पर्पज से किया जा रहा है। ओके, फॉलोइंग मोरल ड्यूटीज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी को फॉलो करना। ओके, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए। ओके, अर्थ, अर्थ क्या मतलब है, वेल्थ, अर्थ का मतलब यहाँ पे वेल्थ, धन से। ओके, इसमें क्या होता है, अर्निंग मनी एंड लिविंग वेल्थ थ्रू द ऑनेस्ट वर्क। इसमें क्या होता है, हमको ईमानदारी से पैसा कमाना है और लाइफ को जीना है। प्लेजर में इसमें क्या होता है, एंजॉय लाइफ, हैप्पीनेस, लव एंड ब्यूटी। और इसे प्लेजर में क्या करना है, अपने लाइफ को जो है हैप्पीनेस के साथ और प्रेम के साथ, ब्यूटी के साथ क्या है, इंजॉय करना है। ओके, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन। ओके, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, इसमें क्या होता है कि हमको जो है जीवन और मृत्यु के साइकिल से बाहर आने के लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिसेस करना होता है, जैसे कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो गया, एनलाइनमेंट हो गया। ओके, ये सारी चीज़ें करने पड़ती हैं सो दैट कि जो है हम ये जीवन और मृत्यु के मोह से बाहर आ सकें। ओके, अब बात करते हैं उस वर्ण आश्रम सिस्टम। अब वर्ण आश्रम सिस्टम क्या होता है, ये फोर सोशल क्लासेस होते हैं। लाइक एंशियंट इंडिया सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर मेन ग्रुप वर्ण, ईच विथ स्पेसिफिक जॉब। ओके, वर्ण को जो है इंडियन एंशियंट इंडियन सोसाइटी ने चार ग्रुप में डिवाइड किया है, जिसका अपना अलग अलग काम है। जैसे कि हो गया ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या होता था, प्रीस्ट एंड टीचर, मतलब जो गुरु होते थे, जो ब्राह्मण होते थे वो क्या करते थे, एज अ टीचर का काम करते थे। इन चेंज ऑफ लर्निंग, जो सिखाते थे उसके बदले में उनको रिचुअल्स एंड स्पिरिचुअल मैटर्स में जो है उनको हर एक जगह इनको इम्पोर्टेंस मिलती थी, राजा की तरफ से भी उनको सपोर्ट मिलता था, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। ओके, अब बात करते हैं क्षत्रिय क्या होते हैं। क्षत्रिय वो होते हैं जो वॉरियर्स होते हैं एंड रूलर्स होते हैं, जो जो देश के ऊपर या स्टेट के ऊपर रूल करते हैं, और फिर जो कह सकते हो वॉरियर्स होते हैं जो लड़ाई लड़ते हैं। प्रोटेक्ट द किंगडम एंड कीप पीस, और अपने राज्य को जो है प्रोटेक्ट करते हैं और शांति जो है बनाए रखते हैं। और वैश्य क्या होते हैं, ट्रेडर एंड फार्मर, वो जैसे कि जो व्यापार करते हैं और जो किसान हैं वो उनको वैश्य कहा जाता है। हैंडल बिजनेस, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, वो क्या करते हैं, बिजनेस को हैंडल करते हैं, व्यापार को हैंडल करते हैं और खेती बाड़ी को हैंडल करते हैं।
शूद्र क्या होते हैं? वर्कर्स एंड सर्वेंट, जो उनके यहाँ काम करते थे, और फिर जो नौकर चाकर थे, जो काम करने वाले थे, उनको क्या क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। सर्व द अदर थ्री वर्णास, वो ये जो तीनों वर्ण है, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वो इन तीनों की क्या करते थे? सेवा करते थे, विथ फ्यूअर राइट, कुछ अधिकारों के साथ। ओके। आश्रम, अब आश्रम क्या है? 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ। आश्रम को जो है 4 स्टेज, लाइफ के 4 स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज। ओके। लाइफ को 4 स्टेज में डिवाइड किए गए, ईच अबाउट 25 ईयर लॉन्ग। अब सबको जो है 4 स्टेज में और हर स्टेज को जो है 25-25 साल दिया गया। अब इसमें होता क्या है? इसमें 4 स्टेज हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य स्टेज हो गया, गृहस्थ स्टेज हो गया, वनप्रस्थ स्टेज हो गया, संन्यास स्टेज हो गया। अब ब्रह्मचर्य स्टेज में क्या होता था? ये तुम्हारा जो है आपका स्टूडेंट स्टेज होता था। इसमें क्या होता था कि हम जो है अपना समय जो है अपने लर्निंग पर देते थे, अपने ग्रो होने पर देते थे। इसमें अपना मेन फोकस होता था, हम पढ़ाई करें, हमारे अंदर डिसिप्लिन आए और गुड करेक्टर हम बिल्ड करें। ओके। उसके बाद आता है गृहस्थ। ये क्या होता है? हाउस होल्डर स्टेज। इसमें हाउस होल्डर स्टेज होता है, मतलब कि टाइम टू गेट मैरिड, वर्क एंड राइज फैमिली। इसमें ये ऐसा समय होता है, मतलब 25 के बाद का समय, 25 से 50 की उम्र तक ये ऐसा समय होता है जिसमें हमारा जो है शादी करने का उम्र होता है, और हम जो है कमाएं, अपने घर परिवार को चलाएं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को संभालें। ओके। अर्न मनी एंड एंजॉय लाइफ, और पैसा कमाएं और अपनी लाइफ को जिम्मेदारी के साथ जिएं, एंजॉय करें। अब ये वनप्रस्थ, ये क्या होता है? रिटायरमेंट स्टेज, मतलब कि ये जब पहले 25 साल में क्या हुआ? ब्रह्मचर्य हुआ। 25 से 50 साल में क्या हुआ? गृहस्थ हुआ। अब 50 से जो 75 साल, ये 25 साल हुए, 50 से 75, 50 से जो है 75, ये जो 25 साल हुए, ये वनप्रस्थ है। इसमें क्या है? इसमें जो है हमको रिटायरमेंट लेना होता है, ये अपने परिवार से, फैमिली से, धन दौलत से, मोह माया से। इसमें क्या होता है? हम जो है रिटायरमेंट लेने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग विदड्रॉइंग फ्रॉम डेली वर्क, अपने डेली काम से जो है विदड्रॉ करते हैं, अपने आप को दूर करते हैं। फोकस ऑन स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल की तरफ फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ। एंड लेस ऑन वर्ल्ड मैटर, और सांसारिक दुनिया में कम पढ़ने की कोशिश करते हैं, संसारिक मोह माया में। ओके। उसके बाद आता है संन्यास। इसमें क्या होता है? रिन्यूसिनेशन स्टेज। इसमें क्या? रिन्यूसिनेशन स्टेज का मतलब है गिव अप ऑल अटैचमेंट, मतलब सारी की सारी जो मोह माया है उससे क्या करते हैं? हम ऊपर उठ जाते हैं, अटैचमेंट। ओके। बाहर आ जाते हैं। फुल्ली फोकस ऑन सीकिंग स्पिरिचुअल फ्रीडम। ओके। हम जो है पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं मोक्ष को पाने के लिए। ओके। उसके बाद बात करते हैं 8 टाइप ऑफ मैरिज। एंशियंट इंडिया में जो 8 तरीके की शादियां होती थी, जैसे कि पहला हो गया ब्रह्म विवाह। इस ब्रह्म विवाह का क्या मतलब है? इसमें जो लड़की का जो पिता होता था, लड़की का जो बाप होता था, पिता होता था, वो क्या करता था? अपनी बेटी को एक अच्छे से आदमी के हाथ में, जो बुद्धिमान हो, अच्छा हो दिखने में, और उसको क्या करता था? सौंप देता था, या फिर कैसे उससे शादी करा देता था। ये मोस्ट रिस्पेक्टेड विवाह होता था। ओके। उसके बाद आता है दिव्य विवाह। इसमें क्या होता था? डॉटर गिवन टू अ प्रीस्ट ड्यूरिंग अ रिलीजियस सेरेमनी। एक धार्मिक सेरेमनी होती थी। ओके। धार्मिक सेरेमनी के समय पिता क्या करता था? अपनी पुत्री को जो है एक पंडित को दे देता था। ओके। ब्राह्मण को दे देता था, प्रीस्ट को। उसके बाद आता है अरसा विवाह। अरसा विवाह में क्या होता था? डॉक्टर गिवन इन एक्सचेंज फॉर काउज एंड डॉटर गिवन इन एक्सचेंज ऑफ काउज और एनिमल। इसमें मतलब कि पिता जो है अपनी बेटी को जो है किसके बदले दे देता था? जानवर के, मतलब कि गाय के बदले या फिर एनिमल के बदले अपनी कन्या को जो है लड़कों को सौंप देता था। प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था? डॉटर गिवन विदाउट आस्किंग फॉर डायरी और पेमेंट। इसमें बिना दहेज के, बिना पैसा के जो है लड़की को दे दिया जाता था। और असुरा विवाह। असुरा विवाह से क्या मतलब है? ब्राइड ब्रॉड बाई पेइंग मनी टू हर फैमिली। ओके। अब दूल्हे के परिवार को पैसा देके क्या किया जाता था? लड़की को सौंप दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। अब गंधर्व विवाह से क्या मतलब है? मैरिज बाय लव एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब एक दूसरे आपस में प्यार करते थे, और उन दोनों की सहमति से जब विवाह हो जाता था तो उसको क्या बोलते थे? गंधर्व विवाह। उसके उसके बाद आता है रक्षा विवाह। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह से क्या मतलब है? मैरिज बाय किडनैपिंग द ब्राइड। इसमें क्या होता था? दुल्हन को या फिर दूल्हे को किडनैप करके जब शादी होती थी तो उसको क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह। और उसके बाद आता है पश्चात विवाह से क्या मतलब है? ब्राइड टेकन बाय फोर्स व्हेन शी इज एज स्लेव, मतलब ब्राइड को जो है
फोर्सफुली उससे शादी किया जाता था, जैसे कि जब वो सो रहा हो या फिर वो जब पिया हो, ड्रंक हो, तब उससे क्या किया जाता था, शादी कर जाता है, कंसिडर रॉन्ग, मतलब गलत तरीके से उससे कर लिया जाता था, उसको पता भी नहीं होता था कि उसकी शादी की जा रही है। ओके, उसके बाद आता है जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी। ओके, जेंडर एज अ सोशल कैटेगरी से क्या मतलब है, एंड एंशियंट इंडिया न्यू अबाउट अ थर्ड जेंडर। ओके, हमारा जो प्राचीन भारत था वो थर्ड जेंडर के बारे में जानता था, डिसाइड मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल को छोड़ के वो थर्ड जेंडर के बारे में भी जानता था। ओके, ओल्ड टेक्स्ट लाइक चरखास, ओके, जैसे कि हमारी पुरानी बुक हो गई चरखा, वो बता उसमें ये चीज, इस चीज का मेंशन है थर्ड जेंडर का। एंड जैन स्क्रिप्चर टॉक अबाउट डिफरेंट जेंडर बेस्ड ऑन बॉडी। ओके, बॉडी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के ऊपर ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि जैन के स्क्रिप्चर हो गया और चरखा का हो गया, ये बताते हैं। ओके, किसके हिसाब से बताते हैं, बॉडी के हिसाब से, माइंड के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से जेंडर को बताते हैं, डिफाइन किया गया है। दिस हेल्प पीपल एक्सेप्ट डाइवर्सिटी। ओके, ये पीपल को डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है, एंड फोकस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करने में हेल्प करता है। वुमेन इन एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में वुमेन्स क्या मतलब है। ओके, वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन एंशियंट टाइम, एंशियंट प्राचीन भारत में क्या होता था, प्राचीन समय में क्या होता था, महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया जाता था। बट लेटर इन मिडिवल टाइम, ओके, बाद में क्या हुआ, मध्य टाइम में क्या हुआ कि देयर स्टेटस वेंट डाउन, उनका जो ये स्टेटस था रिस्पेक्ट वाला वो धीरे धीरे गिरने लगा। क्यों गिरने लगा, बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक चाइल्ड मैरिज, क्योंकि बाल विवाह की वजह से, एंड पुरदास्त और सेकुलरिज्म की वजह से ये सारी चीज़ें कम होने लगी। उसके बाद बात आता है फोर क्लास क्लासिफिकेशन बाय अब्दुल फजल, अबुल फजल। अब ये देखो पीपल को जो है चार क्लास में क्लासीफाई किया गया है, जो कि अबुल फजल के द्वारा किया गया है, जैसे कि वॉरियर, आर्टिशियन, मर्चेंट, द लर्नर, या फिर कह सकते हैं लर्न, और उसके बाद उसके बाद आता है फॉर्मर वर्कर। अब वॉरियर कौन होता है, जो कि लड़ाई लड़ते हैं और हमारे जो है स्टेट को प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिशियन और मर्चेंट कौन होते हैं, मेड एंड गोल्ड गुड्स, जो सामान को बनाते हैं और बेचते हैं। ओके, और लर्नर कौन होते हैं, जैसे कि हो गए टीचर, प्रीस्ट, जो हमको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं और हमें ज्ञान देते थे, जैसे कि अध्यापक हो गए और गुरु हो गए। ओके, पंडित हो गए, ब्राह्मण हो गए। ओके, उसके बाद आता है फार्मर एंड वर्कर, ये कौन होते हैं, डिड फार्मिंग एंड म्यूचुअल वर्क, ये एक साथ साथ जो है खेती होती करते थे। अब स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया, अब स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया से क्या मतलब है, स्लेवरी एग्जिस्टेड, स्लेवरी पहले से होती थी विद स्लेव्स वर्किंग इन होम्स और फ्रेम्स। ओके, ये जो है क्या करते थे, दूसरे के लोग घरों में क्या करते थे, काम करते थे, फार्म्स। ओके, स्लेव्स कुड बी प्रिजनर, हो सकता है कि ये जो काम करने वाले लोग हैं ये मतलब कैदी हों, दास हों। ओके, इनहेरिटेड, और हो सकता है कि ये इनके जो है कह सकते हो कि इनके पूर्वज से ही आए हों, ये मतलब कि इनके माता पिता और उसके दादी दादा भी पहले इनके यहाँ काम, बड़े लोगों के यहाँ काम कर रहे हो, तो ये लोग भी काम कर रहे हैं। इनहेरिटेड का मतलब है जो पूर्वज से आया हो। ओके, बॉट एंड सोल्ड, और ये हो सकता है कि भाड़े पर भी आए हो, खरीदे गए हो लोग काम करने के लिए। ओके, समटाइम्स स्लेव कुड गेन फ्रीडम, कभी कभी ऐसा होता है कि जो है स्लेव को भी फ्रीडम दे दिया जाता है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये नोट्स कहीं से भी मिला है तो आप इस लिंक पे, मतलब ये जो वॉच वीडियो है यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट हमारे चैनल पे पहुँच सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आई होप सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए नेक्स्ट टॉपिक पे तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं 100% आपको श्योर कराता हूँ कि वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।